कितने लोगों ने भाग लिया, क्या क्या मांगे हैं, कौन कौन लोग आए? आज के इस सम्मेलन में जिन जिलों में भी हम गए उन सभी जिलों से तो लोग आए। जिन जिलों में हम नहीं जा पाए उनसे भी भारी तादाद में लोग समाज करके निकल के आए हैं। और इस सम्मेलन के माध्यम से हम समाज के साथ जो भेदभाव हो रहा है वर्तमान सरकार में, उन्हीं के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था। और सुझाव भी आ रहे हैं लोगों के, अभी हम उसका समापन भी करेंगे और सरकार से क्या मांग है ये सारी की सारी हम इस प्लेटफार्म के माध्यम से सरकार के सामने रखेंगे। ये सम्मेलन बहुत ऐतिहासिक सम्मेलन है क्योंकि हमें उम्मीद थी कि 12-13 ही जिले शामिल होंगे, परंतु एक नूर जिले को छोड़ करके सभी जिलों के लोग, पंचकुला से लेकर के और कालका तक के लोग भी सम्मेलन में आए हुए हैं। तो सभी जिलों का प्रतिनिधित्व आज के इस सम्मेलन में है और हम इसके लिए अपने समाज की संस्थाओं का, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, सबका धन्यवाद करते हैं। क्या क्या मांगे हैं सर आपकी? मांगे इसमें सबसे पहले तो जो सरकार ने 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसला नहीं कहेंगे हम, वो एक दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है, परंतु वो तब कर सकती है जब उसके पास प्रॉपर डाटा हो, सर्वे करवाया जाए, किस जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन है सरकारी सर्विसेज में, इसका आंकड़ा सरकार इनके पास होना चाहिए। और सरकार, ये राज्य सरकार ये महसूस करे कि इनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी सर्विसेज में नहीं है, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा सकती है आरक्षण की। परंतु राज्य सरकार ने, क्योंकि लोकसभा में राज्य सरकार ने, बीजेपी ने देख लिया था कि माहौल तुम्हारे खिलाफ है, शेड्यूल्ड कास्ट का वोट तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट में 2 फाड़ करने के उद्देश्य से ये टुट्टा-फुर्ती में ये वर्गीकरण किया। और इस वर्गीकरण के करने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसमें किसी एक का भी राज्य सरकार ने पालन नहीं किया। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, 1 अगस्त के फैसले में, वो ये थी कि कोई भी राज्य सरकार सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वर्गीकरण नहीं कर सकती। और हरियाणा के अंदर क्या हुआ है कि हरियाणा के विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर हो चुका था 17 तारीख को, और 18 तारीख को कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है नायब सैनी की, और उसमें कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम वर्गीकरण लागू करेंगे। ये टोटली का टोटली राजनीतिक फैसला था, अपना चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए सरकार ने ये किया। इसके लिए तो चलो हमारी, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर अपील चल रही है, उसकी 4 दिसंबर को शायद आर्गूमेंट्स भी होगी, परंतु वर्गीकरण करने के बावजूद जो हमारी जातियों को जिसमें इसमें अनदेखा किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा रोष हमारा उसमें है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे एजुकेशन के अंदर 50-50% किया हुआ है, परंतु अकेले चमार जाति को मात्र 5% रिजर्वेशन मिल रही है। वो किस लिए मिल रही है मैं आपको बताता हूँ। कि 10% रिजर्वेशन कर दी एजुकेशन में, 10% में DSC के समाज के लोग तो पूरे आ रहे हैं, उनकी सूची साथ लगा रखी है अधिसूचना में, परंतु जो हमारी कास्ट के साथ जो 15 जातियाँ जोड़ी गई थी उसमें कोई सूची उस अधिसूचना के साथ नहीं लगाई गई। और उसका नुकसान हमें ये हुआ कि हमारी जाति के लिए जो 10% आरक्षण था उसमें DSC समाज के लोग भी बराबर एडमिशन लेते रहे। हमने ये बाकायदा RTI लगा करके राज्य सरकार के ऑफिसों में, हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर RTI लगा करके ये आंकड़ा जब इकट्ठा किया तो आपको यकीन करोगे कि हायर एजुकेशन के जितने कॉलेज हैं उसमें इन 4 सालों में 2020 से लेकर के 2024 तक 5253 बच्चे DSC समाज के हमारे कोटे में एडमिशन हुआ है, जो हमें सबसे बड़ा नुकसान है। इसी तरह से जो रिक्रूटमेंट में सरकार ने 13 नवंबर को जारी की, उसमें सिंगल पोस्ट जो है वो DSC समाज को दी है। और DSC समाज का जो आदमी सिंगल पोस्ट में लगेगा वो 35 साल, 36 साल, 40 साल नौकरी करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जात समाज को जो रिजर्वेशन दी 10%, हमारा आदमी तो 40 साल बाद लगेगा उस पोस्ट पर। हम ये कह रहे हैं कि जो सिंगल पोस्ट है वो जनरल शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। अगर मेरिट DSC के बच्चे की बनती है, क्वालिफाइड DSC का बच्चा करता है तो उसकी सिलेक्शन करो, नहीं तो हमारी सिलेक्शन करो। परंतु राज्य सरकार ने इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी हमारी उपेक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। 5 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट होती है, 3 DSC को देते हैं, 2 हमारे को देते हैं। 7 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट करते हैं, 4 उनको देते हैं, 3 हमारे को देते हैं। सिंगल करते हैं वो उनको देते हैं।
मतलब राज्य सरकार ने तो कसम खा रखी है कि चमारों की हमने ज़मीन खोदनी है, ज़मीन खोदने में वो लगे हुए हैं। इसी बात का हमारे समाज के अंदर ज़बरदस्त रोष था और ये आज इकट्ठ जो हुआ है उसी रोष का परिणाम है कि आज हम राज्य सरकार को ललकारेंगे कि ये भेदभाव की नीति या तो बंद कर दी जाए, नहीं तो यह समाज जो है आगे इस चीज़ को सहन नहीं करेगा। किस तरह का आगे की रणनीति रहने वाली? आगे अभी हम क्योंकि हमारी अभी चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है, लोगों के सुझाव आ रहे हैं और सुझाव आने के बाद में अंत में हम इसका जो संक्षिप्त जो है वो हम अंतिम में बता देंगे कि क्या करना है। उससे पहले तो हमारी क्योंकि 14-15 डिमांड है, हमने उस पर सरकार को टाइम देना है, सरकार से मिलने का टाइम भी हमने मांगना है। मिल करके तो सरकार को हम ज्ञापन भी देंगे और उस पर बहस भी करेंगे कि ये मुद्दे हैं, ये सार्वजनिक, ये तो सार्वजनिक भी है, उसमें DSC OSC का कोई मामला नहीं है। वो ये है कि जैसे 72 पोस्टें खाली पड़ी है बैकलॉग की, तो राज्य सरकार क्यों नहीं भर रही? किसी भी सरकार ने बैकलॉग भरने के लिए कोई पहल नहीं करी। नॉट फाउंड सूटेबल, क्या मतलब है नॉट फाउंड सूटेबल का? क्या हमारे बच्चे योग्य नहीं है? क्या हमारे बच्चे टेस्टों में पास नहीं हो रहे हैं? परंतु जानबूझ करके NFS का हथियार लगा करके हमारे बच्चों की उपेक्षा की जा रही है। ये चीज़ें ऐसे हैं। कहाँ से लोग इसमें महेंद्रगढ़, गुड़गांवा, सोनीपत, पानीपत, अम्बाड़ा, झज्जर और भिवानी, रोहतक, सरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सभी जिलों से पंचकुला तक के भी लोग इसमें आए हुए हैं। सिर्फ मैंने एक कहा कि 22 जिलों में सिर्फ 9 जिले का प्रतिनिधित्व तो नहीं आया है, बाकी सभी जिलों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। मुख्य वक्ता कौन कौन यहाँ पर? मुख्य वक्ता कोई नहीं है, सारी सामाजिक संस्थाओं के लोग प्रधान हैं, वो बोल रहे हैं। अंत में मेरे द्वारा इसका संक्षिप्त वो किया जाएगा। अभी आधे घंटा का और है टाइम, इसमें बोलने के बाद में हमने जो निष्कर्ष हमने पब्लिक का तो लिया है, जो वक्ताओं से निष्कर्ष निकाले, तो सारे निष्कर्ष का निचोड़ जो है वो अंतिम है, हम अपने भाषण में कहेंगे। 20 सालों बाद जो है ना ये किस तरह का मौसम